तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, CaOH का ट्वाइस, CaCO3। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ये किसका सूत्र है? चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। और Na2CO3 की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट, जिसे धावन सोडा कहा जाता है, और एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को NaHCO3 होता है, और CaOH का ट्वाइस इसे बुझा चूना कहा जाता है, बुझा चूना। और CaO को क्विकलाइम बोला जाता है। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। आप प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही बदल कर पेपर में दे दिया जाता है, जिससे हम प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब एक ऑप्शन के जितने भी ऑप्शन है, प्रत्येक ऑप्शन को भी क्लियर करता चल रहा हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट न रहे और साथ में एक से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में। यहाँ पे एक चीज डाउट कर रही होगी, जो सोलर सेल, सेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कोई सेल की जरूरत नहीं। जो सोलर पैनल होता है उसी को क्या बोला जाता है? सोलर सेल बोला जाता है। ये जो सोलर पैनल होता है इसी को क्या बोलते हैं? सोलर सेल। तो सोलर सेल का काम क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? पैलेग्रा रोग, ये खून की कमी। पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। किसकी कमी से होता है? तो आपको बता दें कि पैलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रैकेट्स रोग होता है। जो हड्डियों का टेढ़ापन होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा वर्धीय प्रजनन होता है। मतलब ये पूछ रहा है, वर्धी प्रजनन की बात कर रहा है कि मतलब जिसकी उत्पत्ति अगर जड़ को काट कर लगा दिया जाए वो एक नया पेड़ बन जाए, तो क्या है? जड़ों द्वारा वर्धीय प्रजनन होता है। तो ये किसमें होगा? शकरकंद में, गन्ना में, आलू में, अदरक में। तो जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन शकरकंद में होता है। गन्ने की बात करें तो तना प्रजनन होता है। तने को काटकर वो जो गांठ लगाया जाता है जिससे नया गन्ना का पेड़ उगता है। आलू में जो आलू होता है, आलू में अंकुरण होता है, आँख निकलता है, उसको लगा देते हैं, फिर नई आलू की उत्पत्ति होती है। और अदरक में प्रकंद द्वारा होता है। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वह उत्तोलक जिसमें आलंब, आयाम और मध्य में भार है, तो कौन सा उत्तोलक होगा? हैंड पंप, चाकू, ट्रॉली,
फावड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। पेन के नीब से लेकर पैंट की जीप तक क्या है? सरल मशीन है जो हमारे काम को आसान बना दे, वो क्या है? उत्तोलक है। आलम्ब, आयास, आलम्ब की बात करेंगे, आयास की बात करेंगे, भार की बात करेंगे। किसी भी उत्तोलक में तीनों चीजें होती हैं। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप ऐसे याद करिए, जिसमें आलम्ब बीच में हो, आलम्ब बीच में हो तो कौन सा उत्तोलक है? प्रथम उत्तोलक। देखिए चार है, तो चार तो कोई चीज ऑप्शन में है नहीं, तो चार को हम एक मानते हैं। अगर जिसमें आलम्ब बीच में है तो प्रथम उत्तोलक, उत्तोलक। अगर हम बीच में लोड की बात करें, बीच में किसी भी फंक्शन में, किसी भी मशीन में भार बीच में रखा जाए तो कौन सा उत्तोलक है? द्वितीय। देखिए भार में कितने वर्ड हैं? एक, दो, दो वर्ड हैं, तो किससे याद करेंगे? दो। अगर बीच में भार है तो कौन सा उत्तोलक? द्वितीय उत्तोलक, सेकंड उत्तोलक हो गया। और वहीं तीसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर बीच में प्रयास, आयास, आयास भी बोलते हैं, आयास, प्रयास, इसका मतलब है कि जहां अगर बीच में बल लगाया जा रहा है तो कौन सा उत्तोलक होगा? आयास में कितना? एक दो तीन, एक दो तीन, या आयास पूछेगा या प्रयास पूछेगा तो कौन सा उत्तोलक है? तृतीय उत्तोलक है। तो हैंडपंप की बात करें तो हैंडपंप में बीच में से घूमते हैं, नीचे लोड होता है, यहाँ पर हत्था होते हैं, यहाँ से बल लगाते हैं, यहाँ से घूमता है और ये लोड हुआ, तो ये कौन सा उत्तोलक हुआ? फ्लक्रम बीच में है, तो फ्लक्रम बीच में है मतलब आलम्ब बीच में है, तो कौन सा उत्तोलक? फर्स्ट उत्तोलक। चाकू, चाकू को हाथ में पकड़ते हैं तो ये चाकू हुआ, ये हाथ से बल लगा रहे हैं, एफर्ट, एफर्ट, आयास, प्रयास को ही क्या कहते हैं? बल जहां से लगा रहे हैं। और हाथ से घुमा रहे हैं, कलाई से घुमा रहे हैं, तो ये कौन सा उत्तोलक हुआ? एफर्ट बीच में है, तो तृतीय उत्तोलक। ट्रॉली की बात करें तो ये ट्रॉली कूड़ा ढोने वाली ट्रॉली होती है जिसमें चक्का लगा होता है आगे किनारे, बीच में सामान रखा जाता है और बड़े आसानी से ढोकर ले जाया जाता है। तो ये कौन सा उत्तोलक हुआ? बीच में लोड आ गया, भार बीच में, एफर्ट यहाँ पे, मतलब आयास, प्रयास यहाँ पे और आलम्ब यहाँ पर, आलम्ब यहाँ पे, तो कौन सा उत्तोलक हुआ? द्वितीय उत्तोलक हुआ, सेकेंड उत्तोलक ये हुआ। फावड़े की बात करें तो फावड़ा नीचे से वर्क हो रहा है, वर्क को ही लोड बोला जा रहा है, ये हुआ लोड। बीच से यहां से बल लगाया जा रहा है हाथ से पकड़कर, ये हुआ एफर्ट। और हाथ के कलाई से मतलब कोहनी से घुमाया जा रहा है, तो जो कोहनी से घुमाया जा रहा है तो ये क्या हुआ? फ्लक्रम हुआ। तो फ्लक्रम अगर किनारे पर है तो बीच में, बीच वाला केवल याद रखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आलम्ब बीच में है तो प्रथम उत्तोलक, भार बीच में है तो द्वितीय उत्तोलक, प्रयास बीच में है, आयास बीच में है तो तृतीय उत्तोलक। इनके नाम से भी याद कर सकते हैं, भार दो है तो द्वितीय उत्तोलक, प्रयास में तीन वर्ड है तो तृतीय उत्तोलक, आलम्ब में चार है तो इसको फर्स्ट उत्तोलक मान लीजिएगा। और ये डाउट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो की बात करें तो डायनमो कहाँ यूज होता है? जनरेटर जो होता है उसके आगे जो लगा होता है वो डायनमो होता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर की बात करें
तो यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्लियर। सितार की बात करें तो सितार क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। ये ऑप्शन सही रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं या उत्पन्न करते हैं, या जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या जलीय विलयन में H- आयन देते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब हम बात करते हैं अम्ल की। अम्ल की परिभाषा में सबसे पहले जानिए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, O+ आयन बनाता है। और यह इसकी पहचान के लिए यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें स्वाद में खट्टा होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो अगर लिटमस पेपर का प्रश्न बहुत पूछा जाता है तो इसे अनिल से याद रखिएगा। अनिल अम्ल नीला से लाल कर देता है। और बेलन से याद रखिएगा, बेस क्षार को बेस बोला जाता है, तो बेलन क्षार को बेस लाल से नीला कर देता है। अनिल से अम्ल नीला से लाल करता है लिटमस पेपर को, और बेलन क्या काम करता है? लाल से नीला। तो अब बताइए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो, इसका ऑप्शन सही होगा, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन बी नंबर सही हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपको सभी विटामिन का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यह पेपर में अक्सर कई बार पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर जितने भी विटामिन हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थायोमीन, टोकोफेरॉल। कौन सा है? तो आपको बता दें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह विटामिन सी। रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए, थायमिन की बात करें तो विटामिन बी, टोकोफेरॉल की बात करें तो विटामिन के। ये रहे विटामिन के रासायनिक नाम, और सभी विटामिन के क्लियर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक प्रथम श्रेणी में बीच में क्या होगा? आलंब। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक बीच में भार होगा। तृतीय उत्तोलक में क्या होगा? प्रयास या आयास। तो अब देखिए, भार 2 है तो 2 है तो द्वितीय उत्तोलक, आयास में 3 वर्ण है तो तृतीय उत्तोलक, आलंब 4 है तो 4 तो है नहीं, ये प्रथम उत्तोलक हुआ। अब प्रत्येक उत्तोलक, तो द्वितीय उत्तोलक में क्या होगा? भार बीच में हो तो कैंची का आकार ऐसा होता है, तो इसके बीच में घूमता है, तो आलंब बीच में हुआ। तो आलंब अगर बीच में है तो कौन सा उत्तोलक? प्रथम उत्तोलक हुआ। हैंड पंप, लोड नीचे, पाइप
से पानी उठा रहा है, बीच से घूम रहा है, प्रयास यहाँ से फ्लक्रम बीच में, प्रथम उत्तोलक। सरौता की बात करें तो सरौता जो सुपारी काटी जाती है, सुपारी काटने के लिए सुपारी को कहाँ पर रखते हैं, बीच में, फ्लक्रम बीच में लोड है, फ्लक्रम किनारे है, एफर्ट यहाँ से लग रहा है, मतलब आयास प्रयास बीच में लोड है, बीच वाला याद रखिए बस, लोड बीच में है, भार बीच में है, तो कौन सा उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक है। और द्वितीय उत्तोलक के बारे में पूछा है तो यही होगा। और यही साथ ही चिमटे की बात करें तो चिमटे में क्या है, चिमटा यहाँ पर फिक्स है फ्लक्रम, और यहाँ से बल लगाते हैं बीच से, तो आयास बीच में है, तो आयास और प्रयास अगर बीच में है, आयास या प्रयास बोला जाता है, तो अगर आयास बीच में है तो कौन सा उत्तोलक है, तृतीय उत्तोलक है। ये लीजिए, आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सूचक नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो यह सूचना नहीं देता है कि जो पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षार है, क्योंकि सूचक का प्रयोग अम्ल क्षार के लिए जानने के लिए किया जाता है। तो लाल लिटमस पेपर, अनिल से हमने बताया था कि अम्ल नीला से लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज का भी उपयोग होता है, लाल लिटमस का होता है, फिनोल्फथालीन का होता है, लेकिन एंटासिड का नहीं होता, ये नहीं याद रखिएगा, एंटासिड का प्रयोग सूचक के रूप में नहीं होता है। ये क्वेश्चन क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पित्तरस, पित्तरस कहाँ पर बनता है, अमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, यकृत, कहाँ पर बनता है, तो पित्त यकृत में बनता है और इसे पित्ताशय में स्टोर किया जाता है, पित्ताशय में रखा जाता है। उसके बाद इसे छोटी आंत में भेजा जाता है, छोटी आंत में, जो अम्लीय भोजन को क्षारी बनाता है, क्योंकि छोटी आंत में अम्लीय भोजन नहीं पचता, उन्हें क्षारी बनाया जाता है। और पित्त रस से वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। यहाँ पर पित्त रस से वसा का पाचन होता है, और तब पित्त रस बनता है कहाँ पर, यकृत में। यकृत में बनने के बाद पित्ताशय में स्टोर होता है, उसके बाद इसे छोटी आंत में भेजा जाता है, छोटी आंत में पित्त रस से वसा का पाचन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है तृतीय उत्तोलक। अब तृतीय उत्तोलक में कौन आएगा, तो अगर आलंब बीच में, बारी बारी से देखिए कितनी बार रिपीट हुआ, आलंब बीच में, भार बीच में, आयास बीच में, कितने वर्ड, 3 वर्ड, कितने वर्ड, 2 वर्ड, आलंब 4 है ही नहीं, तो 1, 3 नाम है, तो आयास 3 है तो तृतीय उत्तोलक, भार में 2 वर्ड है तो द्वितीय उत्तोलक, आलंब 4 है तो प्रथम उत्तोलक। तो सरौता, सरौता में कहाँ पर, सरौता फिक्स करके बीच में लोड दिया जाता है, तो एक कौन सा है, द्वितीय उत्तोलक है। कैंची, कैंची में फ्लक्रम बीच में है, तो फ्लक्रम आलंब बीच में है, तो आलंब बीच में है तो कौन सा उत्तोलक, फर्स्ट उत्तोलक। बोझा या कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, मैंने बताया था लोड बीच में अगर है तो द्वितीय उत्तोलक। पूछा कौन सा है, तृतीय उत्तोलक, हमने पिछले ऑप्शन में क्लियर किया था चिमटा का, देखिए यहाँ पर तृतीय उत्तोलक आ गया, चिमटा यहाँ आयास प्रयास बीच में है तो तृतीय उत्तोलक हुआ, ये ऑप्शन सही रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। आपको बता दें कि जब कोई भी वृक्ष है, वृक्ष में CO2 गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस देता है, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के कॉम्बिनेशन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रकाश अपना पेड़ अपना भोजन बनाता है जिसके जरिए ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तभी ऑक्सीजन बाहर निकलती है, मतलब सूर्य जब दिखाई देता है तभी
प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। और किसका ऑक्सीजन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दो ही चीजें होती हैं। तो ये जो ऑक्सीजन निकलता है यह जल का ऑक्सीजन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वह तत्व एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो लेकिन उनका द्रव्यमान भिन्न हो। तो पहले कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। लीजिए पहला ऑप्शन ही सही हो गया। चलिए इसको समझते हैं। समस्थानिक, जिनका स्थान समान हो, जैसे हाइड्रोजन 1 पर है, हीलियम 2 पर है, लिथियम 3 पर है। तो ये क्या है? स्थान बता रहा है, कौन सा स्थान है इनका। लेकिन स्थान समान रहे तो मतलब स्थान किससे डिसाइड होता है? प्रोटॉन से। अगर प्रोटॉन फिक्स हैं तो कौन सा है? परमाणु संख्या समान है लेकिन उनके भार में परिवर्तन हो रहा है तो क्या है? समस्थानिक है। और संभारिक की बात करें तो उनका द्रव्यमान संख्या समान होगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होगा तो क्या होंगे? संभारिक होंगे। ये पहला ऑप्शन सही रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा, उपग्रह, ग्रह। तारे की बात करें जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, वो क्या है? तारा है। उपग्रह क्या है? जो ग्रह का चक्कर लगाता हो, लगाता हो। और ग्रह क्या है? जो सूर्य का चक्कर लगाता हो अपनी कक्षा में, जो अपनी कक्षा में रहकर सूर्य चक्कर लगाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। लेकिन चंद्रमा क्या है? हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो ये क्या हुआ? उपग्रह हुआ। और अपनी कक्षा की बात करें तो अपनी कक्षा बहुत मायने रखती है। जो प्लूटो ग्रह था, यम था, उसे इसीलिए निकाला गया था क्योंकि वह अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहा था, जिसकी वजह से उसे ग्रह की संख्या से बाहर कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जूल। जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, या शक्ति का। तो किसका है? तो जूल जो है कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, मतलब बल लगाकर किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है तो क्या है? कार्य है। और शक्ति क्या है? काम करने की दर को, कोई कितने समय में कितना काम कर रहा है, वो उसकी क्या है? शक्ति है। तो यहाँ पर जूल का जो मात्रक है वो क्या है? कार्य और ऊर्जा दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो आपको बता दें कि भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं: रबी, खरीफ, जायद। जो इस समय बुआई हुई है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है, वो कौन से हैं? रबी फसल हैं। तो रबी फसल में कौन कौन से हैं? गेहूं है, चना है। तो एक खरीफ, और खरीफ की बात करें तो खरीफ जो बारिश के बाद में उसके बाद रबी के बाद कौन सी बुआई होती है? जायद की होती है, अप्रैल मई में। अप्रैल मई में बुआई होती है। उसके बाद गर्मी बीतने के बाद, बारिश के बाद में किसका होता है? बारिश के बाद में इसे काट लिया जाता है। बारिश के बाद में खरीफ, बाजरा, मक्का, ये सब की बुआई होती है। जब हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं बारिश की, और उसी समय क्या होता है? खरीफ की बुआई होती है। और तो रबी की फसल पूछ रहा है तो रबी की फसल में
इस समय गेहूं और चना बोया गया है, तो क्या है, रबी की फसल है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण की घटना। तो चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, जब सूर्य बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी, पृथ्वी बीच में हो और मून किनारे हो। अब एक चीज, ये क्या है, चंद्र ग्रहण। और वहीं हम सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सन तो फिक्स है, सन फिक्स है, अगर बीच में मून आ जाए, चंद्रमा अगर बीच में आ जाए तो कौन सा है, चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण, और अगर पृथ्वी बीच में है तो चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, तो इसकी बात करें तो चंद्र ग्रहण, इसलिए चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा के दिन होती है। अब अगर बीच में मून आए तो सूर्य ग्रहण और पृथ्वी आए तो चंद्र ग्रहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डीपीटी के टीके से बचाव। तो डीपीटी ये नाम ही इनके रोगों पर पड़ा है, डिप्थीरिया, पार्टूसिस, इसको काली खांसी बोला जाता है, पी से पार्टूसिस, और टिटनेस, डिप्थीरिया, पार्टूसिस, टिटनेस, ये तीनों को मिलाकर ये टीका लगाया जाता है। ये टीका बचपन में लगाया जाता है जिससे ये चीज़ों से बचाव हो सके, डिप्थीरिया से, काली खांसी से, टिटनेस से। इनके नाम पर ही यह डीपीटी टीका रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या है। बोरबरिया ऑफ बाउ के नियम से संयोजकता को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पढ़ाने बैठूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा क्लास में जाकर। और Ca की बात करें तो Ca की संयोजकता +2 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MKS पद्धति, MKS पद्धति दो प्रकार की होती है, एक MKS होती है, एक CGS होती है। इनकी बात करें तो मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। तो MKS पद्धति में ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है, जूल। अगर वहीं हम बात करें सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में डाइन होगा। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन यह बल का मात्रक है, और बल का मात्रक को एमकेएस पद्धति में न्यूटन कहते हैं, और सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक को अर्ग कहा जाता है। ये सारी चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की कंपनी है जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, उपग्रह भेजती है। जैसे अपने यहाँ की इसरो है, वैसे ही अमेरिका की कंपनी नासा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो निष्क्रिय गैस मतलब जो किसी से रिएक्शन न करे, किसी से कोई मतलब ना हो, वो निष्क्रिय है। तो आपको बता दें, तत्वों में हीलियम को छोड़कर, हीलियम के लास्ट कक्षा में 2 है जो अक्रिय गैस में आता है, बाकी जितने भी तत्व हुए सबके आखिरी कक्षे में या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो क्या है, निष्क्रिय गैस हैं। तो निष्क्रिय में कौन सा है, 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 8 इसमें है, तो ए ऑप्शन सही हुआ। और ये कितना, 8 2 10, ये किसकी बात कर रहा है, नियॉन की बात कर रहा है, नियॉन गैस की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है। तंत्रिका कोशिका जो संदेश को पहुंचाती हैं, यह पुनः निर्मित नहीं हो सकती, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है। तो इनकी विशेषता ये है कि ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। क्यों नहीं निर्मित होती, क्योंकि इन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्योंकि जीव कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम या कोशिका निर्माण के लिए सेंट्रोसोम की ज़रूरत होती है, लेकिन सेंट्रोसोम न पाए जाने की वजह से इनका पुनः निर्माण नहीं होता है।
ये इनकी विशेषता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री आर्यभट्ट, ये गणितज्ञ हैं, भास्कर, राकेश शर्मा, सतीश धवन। तो आपको बता दें कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, इसमें तो कोई पावर है नहीं कि रबड़ खींच के रखें उनमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है नहीं, ध्वनि ऊर्जा होती नहीं है। लेकिन पेट्रोल एक क्या है, रसायन है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा। डी ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अर्ग किसका मात्रक है, बल का ही मात्रक है, लेकिन सीजीएस पद्धति में। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा और कार्य का। मीटर दूरी का मात्रक है। ये सारे ऑप्शन सही हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, बाकी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो केवल जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिससे कोशिका विभाजन होता है। केंद्रक तो हर कोशिका में पाया जाएगा, कोशिका द्रव भी पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, वो भी इसी में पाया जाएगा। केवल सब में पाया जाएगा, लेकिन केवल जंतु कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, सेंट्रोसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूना पत्थर, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैंने सभी क्वेश्चन को सीरियल वाइज लगाया हुआ है। देखिए चूना पत्थर पहला ही क्वेश्चन था। Na2CO3 को हमने क्या बताया था, धावन सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या बताया था, बताइए, चूना पत्थर। और CaOH का ट्वाइस, इसे क्या बोला जाता है, बुझा चूना। CaO को क्या बोला जाता है, क्विकलाइम। और एक पूछा जाता है बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा को NaHCO3 बेकिंग सोडा हो गया, और कास्टिक सोडा की बात करें तो NaOH बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। ये सभी ऑप्शन क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन। आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में है। तो एक फार्मूला है जिसको याद कर सकते हैं बड़े आसानी से, बुढ़ऊ चचा। याद करने के लिए बुढ़ऊ चचा। तो बी से, बुढ़ऊ से बी, चचा से सी। ये बुढ़ऊ चचा क्या है, जल में घुलनशील है, घुलनशील। इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर जल में घुलनशील पूछा है, तो बी और सी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही होगा। वहीं विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।